हेडिंग डालो बेटा, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। इस नियम की सहायता से हम किसी धारावाही चालक तार के छोटे से अंश कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि इस नियम की सहायता से कोई अगर धारावाही चालक, कोई धारावाही का है, उसका जो छोटा सा भाग होगा, जैसे मान लो तुम्हारा धारावाही चालक ये है, ठीक है, इसमें आपकी धारावाही रही कितनी, आई, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया अल, ये वाला, इसके कारण मान लो कोई बिंदु ये है पी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आगे लिखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार यदि चालक का छोटा सा अंश डीएल तथा उसके कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र डीबी हो तो क्या होगा, डीबी इक्वल टू आपका सूत्र निकल के आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और बाई कितना आर स्क्वायर। 2 नंबर में हम प्रूविंग नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिख के इसको छोड़ दें। ठीक है बेटा, अब आगे दे, ये हो गया बायो सेवर्ट का। इस नियम के अनुसार आपका केवल कितना काम होता है कि एक कोई धारावाही चालक है, उसके छोटे से अंश के कारण उससे आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको ज्ञात करने के लिए अप्लाई किया जाता है। अब हमने मान लिया है कि छोटा सा जो टुकड़ा लिया है जो कितना है डीएल, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा, और डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई। अब अगर आपको पूरी तार के कारण निकालना हो तो किसके कारण, तो हम इसको समाकलित कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में हम लोग समाकलन लगा देंगे, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल हमें छोटे टुकड़े से निकालना तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ सब कुछ लिख देना, जहां डीबी बराबर, डीबी को क्या कहोगे, चालक तार के अल्प अंश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चालक तार के अल्प अंश, ये छोटे से भाग अल्प अंश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट को क्या पढ़ोगे, निर्वात की चुंबकशीलता, मान नहीं है, निर्वात की चुंबकशीलता, जिनको बार बार लिखने से याद हो जाते हैं। आई क्या है, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा। और क्या बचे बेटा, डीएल, डीएल क्या है आपका, चालक तार का छोटा सा अंश, चालक तार का छोटा सा अंश। थीटा क्या है, थीटा पता है किसी को, थीटा क्या पढ़ोगे, चालक की कुछ नहीं, हाँ
बिंदु P तथा डीएल के बीच का कोण। तो डीएल क्या है बेटा? चालक की अल्प लंबाई, चालक की अरे इधर लिखो, चालक की अल्प लंबाई तथा बिंदु P के बीच का कोण। और क्या बचा बेटा? आर। आर को क्या पढ़ोगे? डीएल से, यानी कि चालक तार के अल्प अंश से बिंदु P के बीच की दूरी। चालक तार के अल्प अंश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी इतना आपको प्रॉपर उसका आंसर लिखना होगा। नोट करो, 2 नंबर बेटा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? तो देखिए हेडिंग डालिए बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखो बेटा। किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा को प्रवाहित करने पर सेल में भरे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है सेल की सही तरीके। ठीक है, तो किसी सेल में जब किसी सेल के कहा बेटा अंदर आप वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, उस वैद्युत धारा के प्रवाह में सेल के अंदर जो भरा वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है वो जो अवरोध उत्पन्न करता है, वो जो क्या उत्पन्न करता है, उसी अवरोध का नाम हम क्या देते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो किसी भी सेल में जब आप वैद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उस सेल के अंदर जो भरा वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है वो उसका क्या करता है? विरोध करता है कि धारा फ्लो ना हो। उसी विरोध का नाम क्या होता है? ऐसे कैसे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये आपका 2020 में पूछा गया है कि किसी सेल का अगर विद्युत वाहक 3 वोल्ट दिया जाए, इस कथन से आप क्या समझेंगे? क्या होगा इसका मतलब? तो नाम फोन लाया था तो बताएंगे न बता पाइयो। देखो लिखो बेटा, इसका अर्थ है, आंसर लिखो। इसका अर्थ है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 3 वोल्ट है। बस इसका इतना मतलब है। 3 वोल्ट? हाँ, 3 वोल्ट है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, इस कथन का मतलब यह है कि उसके द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? अब कल के दिन कह दे कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब उसके द्वारा दी गई ऊर्जा 5 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ ऊर्जा को जूल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आवेश थोड़ा बता रखा है, तो इसलिए ऊर्जा का मात्रा गलत है, लेकिन लिखेंगे वोल्ट में ही। सही है बात है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है
हो सकता है कोई और आवेश रहा हो वहां पर, तो यहाँ पर आप इसको जूल में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल कह रहा है बेटा, मिश्रित क्रम में सेलों के संयोजन में मिश्रित क्रम में सेलों के संयोजन में अधिकतम धारा की क्या शर्त है? 2022 का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सेल, बहुत सारे आपको सेल दिए गए हैं और उनको हमने मिश्रित क्रम में लगा रखा है, किसमें लगा रखा है, तो इसकी क्या शर्त है कि उस समय अधिकतम वैद्युत धारा प्राप्त हो? इसके लिए क्या कंडीशन रखनी चाहिए बताइए। मिश्रित क्रम का मतलब है कि बहुत सारे सेल हैं, कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कुछ किसमें जुड़े हैं, समांतर में। तो ऐसी कौन सी हम कंडीशन को रखें कि हमारी जो आई है वो मैक्सिमम मिले? पता है? तो कही दिया होगा कि यार इंटरनेट हाई स्कूल का रिजल्ट रिपीट करिए। देखो, अगर आपके सेल बेटा लिखे हो मिश्रित क्रम में, किसमें लगे हो, अब मैक्सिमम आपको वैद्युत धारा चाहिए, तो बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो आप बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसी कथन को लिख लो बेटा, मिश्रित क्रम में सेलों के संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा बाह्य प्रतिरोध लगाना चाहिए जिसका मान आंतरिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। नोट करो। ठीक है, तो अगर आपको मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन करके अधिकतम धारा प्राप्त करनी हो, कौन धारा प्राप्त करनी हो, अधिकतम, तो कौन सी कंडीशन रखोगे, ऐसे बाह्य प्रतिरोध लगाओ जिसका मान कितना हो, जितना आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का है। किसका लिखो बेटा, वैद्युत परिपथ के, अगला क्वेश्चन लिखिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर रखा रहेगा। या तो कहेगा कि किरचॉफ के दोनों नियम लिखो, या तो किसी में कहेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो, या किसी में कहेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो हेडिंग डाले बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम अगर बात करें तो लिखो बेटा, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के
किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। देखो शून्य होता है, ठीक है। इसी के आगे लिखना बेटा, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते। ये एक नंबर में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये देखा होगा जब आप अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन ये हमेशा मिलता है आपको कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है। याद रखना है कि प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश के। अब उसने देखिए नियम में क्या कहा उसको समझिए। तो बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं बेटा ये कोई संधि है। संधि जानते हो, जहाँ पे बहुत सी तारें आपस में जुड़ जाती हैं, जहाँ पे आपस में बहुत सी तारें कहाँ हो जाती हैं। मान लेते हैं कि ये तारें हैं, ये आपकी तारें हैं जो यहाँ पर क्या हुई है बेटा, जुड़ी हुई। कुछ में वैद्युत धारा आएगी और कुछ से वैद्युत धारा जाएगी। तो मान लेते हैं ये आ रही है I1, आ रही है I2, जा रही है I3, आ रही है I4 और जा रही है I5। और ये बिंदु कौन सा है, ओ जहां पर सब मिल रही है, जहां पर सब क्या हो रही है। तो इस नियम में बताया था कि किसी भी बिंदु पर जब आप सभी वैद्युत धाराओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए कौन से नाता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू होगा शून्य। ये तो ये नियम कहता है कि जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। और बीज गणितीय योग का मतलब होता है दिशा के साथ। किसके साथ, तो याद रखना जो बिंदु की तरफ आए, जो किधर है बेटा, जो बिंदु की तरफ आए, बिंदु की तरफ आए, उन्हें हमेशा किसका लेना है बेटा, प्लस का। और जो बिंदु से दूर जाए, विद्युत धारा जो बिंदु से दूर जाए उसको हमेशा किसका लेना है। अब इस नियम को अगर हम बिंदु ओ पर लगाएं तो देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 आ रही है और I5 बराबर 0, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए। तो ध्यान से देखें बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर आपके पास आ जाएगा I3 प्लस I5। इसको दूसरी तरफ ले गए तो यहां से पता चल रहा है संधि की ओर आने वाली धारा है, संधि की हमेशा बराबर होते हैं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। सही है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम, इसी नियम को दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हो। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योगफल सदैव संधि से जाने वाली धाराओं के योगफल के क्या होता है, सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बेटा, संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली वैद्युत धाराएं हमेशा क्या होगी बेटा, बराबर होगी किसके, संधि से दूर जाने वाली वैद्युत धाराओं के, वैद्युत धारा। ये भी है कि याद रखना। ठीक, इस पे एक बार नीट में सवाल भी पूछा फिलहाल 2 साल पहले। एक संधि बना दी थी ऐसे ही और ये कंडीशन लगा दी थी कि कौन सा नियम में से सही होगा। तो बस ये वाली लाइन याद रखना था, समीकरण इक्वल करके देख लेना, इसको नोट करके जोड़ना है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर
कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी बेसिक। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है बेटा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर हमने एक आयताकार लूप को रखा है। आयताकार क्या लिखा है? तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये निकालना। तो हेडिंग डालेंगे बेटा आयताकार लूप पर बल आघूर्ण। आयताकार लूप पर बल आघूर्ण लिखना बेटा। जब किसी आयताकार लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो लूप पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। यह बल आघूर्ण लूप में बहने वाली वैद्युत धारा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिख रखा है बेटा कि मान लीजिए ये बेटा कोई हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा कोई क्या है बेटा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी। अब बोला है कि इसमें एक आयताकार कुंडली रख देनी है। एक आयताकार क्या रख देनी? मान लेते हैं आयताकार कुंडली हमने ये वाली। ठीक है, तो अब इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये निकालना। तो उसने कहा है कि जब किसी आयताकार लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसमें एक बल लगने लगता है। एक क्या लगने लगता है? बल। और वह बल किसके कारण लगता है? इस आयताकार लूप में धारा बहा करती है बेटा, वैद्युत धारा बहती है। उसको मान लिया हमने कितना? आई। और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है एक दूसरे के विरोध में, उसी क्रिया के कारण ये आयताकार लूप क्या होता है? रोटेट करने लगता है। और जिस बल से ये रोटेट करेगा उसी बल का नाम क्या होता है? बल आघूर्ण। सही यहां तक? अब नीचे हेडिंग डालेंगे बेटा बल आघूर्ण का सूत्र। इस डायग्राम को बना के लिखेंगे बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण का सूत्र एक आयताकार लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण दूसरा दिखाते टाउ से। बल आघूर्ण निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। हो गया सर? अब देखो सूत्र क्या होता है बेटा? टाउ इक्वल टू NIA B साइन
ये आपका सूत्र होता है बल आघूर्ण को निकालने के लिए किसी भी आयताकार लूप के द्वारा अगर आपको बल आघूर्ण निकालना है तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। ये वाला डायग्राम बन गया, ये वाला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ क्या क्या है। अब देखना बेटा, जहां टाउ क्या है बेटा, आयताकार लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण, तो यहां तक एन क्या है, चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या। कुंडली में चक्रों फेरों में अंतर होता है। चक्रों का मतलब होता है उसके रोटेट करने की चीज, और फेरा अलग चीज होती है। फेरा मतलब किसी के ऊपर डाला गया चक्र, और चक्कर मतलब होता है स्वयं का घूमना। ठीक है, तो एन हो गया बेटा कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में बेटा फेरों की संख्या, और क्या बचा, आई क्या होता है, कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो आई को बेटा पढ़ोगे कुंडली या आयताकार कुंडली लिख लो, आयताकार कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित आई हो गया। ए को क्या कहोगे, किसका, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या बचा, ए हो गया बी। बी को क्या कहोगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दो तरह के होते हैं, जब किसी परिपथ में आप धारा प्रवाहित तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक बाहर, तो ये बाहर वाला है। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा बेटा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थीटा बताओ क्या होगा, बी हो गया, थीटा क्या होगा, थीटा किसे का होगा, कुंडली की कोई नहीं, कुंडली का। अच्छा, कुंडली के अच्छे नहीं होगी, कुंडली के अच्छा, कुंडली के तल से, कुंडली के तल से, कुंडली के कहां से, अक्ष होती है गोल चीजों का, अक्ष किसका होता है, जिसमें सर्कल जैसे धारावाही चालक तार होती, तो इसकी अक्ष ये बन जाती है, ये होती है अक्ष। ठीक है, और इसकी अक्ष नहीं बना पाओगे तुम उसकी आयताकार की, तो इसको बोलेंगे तल। क्या बोलेंगे, तल। तो लिखेंगे बेटा आयताकार कुंडली के तल से, कहां से बेटा, तल से, तल तथा, तल तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, की दिशा के बीच का कोण, बीच का, ये होता है बेटा आपका थीटा।